यदि आपका लक्ष्य PCS 2025 है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार है तो यकीन मानिए आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। और हम सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करते हैं कि अगर हम PYQ तैयार है और साथ ही में हम नए कंटेंट भी पढ़ रहे हैं, हमारा करंट अफेयर तैयार है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए मॉक टेस्ट। क्लियर है? और वो मॉक टेस्ट जो किसी बेहतर संस्थान के द्वारा बनाया गया हो, जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करता हो और हमें ये बताने की कोशिश करे कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं, या फिर हमें कहाँ और ज़्यादा अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। इस सेशन में हम लोग अभी ध्येय का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ध्येय के बाद में फिर हम संस्कृति, दृष्टि और GS वर्ड, PCS के लिए हम इन 4 मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, तो हम लोग किसका कवर करने वाले हैं? अभी हम लोग कवर करने वाले हैं ध्येय का। इसके फिर बाद हम लोग कवर करेंगे संस्कृति का, और संस्कृति के जस्ट बाद में फिर हम बात करेंगे दृष्टि का। ठीक है, दृष्टि का, दृष्टि IAS, और इसी के बाद में फिर हम बात करेंगे GS वर्ड। ठीक है, ये 4 मॉक टेस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इन 4 एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न संस्थानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्लियर है? प्लीज़ एक बार आप कमेंट करिएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपको किसका वेट है। ध्येय के मॉक टेस्ट का वेट है, संस्कृति का वेट है, दृष्टि का वेट है, या फिर GS वर्ड का वेट है। आप किसका वेट कर रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। हम उस सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी के चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, मतलब इस पूरे मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपातकाल अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, उद्घोषणा को 1 महीना के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफ़ी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हैं और साथ ही में हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए कि हमसे सही पूछ रहे हैं या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इससे पहले यह स्थिति थी कि सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है तो भी वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता था। इसलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। अगले स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्लियर है? देखिए, अगर आपातकाल की घोषणा किया गया है तो 1 महीने के भीतर दोनों सदनों की अनुमोदित होना चाहिए, मतलब दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, दोनों सदनों के द्वारा समर्थन किया जाना आवश्यक है। इससे पहले यह अवधि 2 महीने थी, बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफ़ी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाता है, तो आप देखेंगे ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपातकाल के दौरान भारत का जो संघीय ढांचा है वो काफ़ी हद तक एकात्मक हो जाता है, क्योंकि केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और जब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो जो हमारा संघीय ढांचा है वो काफ़ी हद तक एकात्मक हो जाता है, और जो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसलिए हमारा तीसरा वाला विकल्प भी सही है। तो हमसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा सही होगा, तो 3 के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है या कथनों पर विचार करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। यह योजना नीति आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में क्रियान्वित की जाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस पर हम नज़र डालते हैं। देखिए, पीएम गति शक्ति योजना एक जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। कहने का आशय यह है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है उसे हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएँ जिससे कि उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। जो अवसंरचना आधारित परियोजनाएं हैं उनको सबको मिला करके एकीकृत करने की बात कही जा रही है। और सरकार का उद्देश्य यह भी है कि लोकल को हम ग्लोबल विज़न तक लेकर के जाएं। यही रीज़न है कि हमारा पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। दूसरा, यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत 16 विभिन्न प्रकार के मंत्रालय एवं विभागों को एक साथ एक डिजिटल मंच पर लाया जाता है जिसमें रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम, ऊर्जा, दूरसंचार, विमानन आदि मंत्रालय शामिल हैं। इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष रूप से नीति आयोग नहीं करता बल्कि कौन करता है, DPIIT करता है। कहने का सेंस ये है कि इसका जो क्रियान्वयन व निगरानी है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हमसे पूछ रहा है सही क्या होगा, तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, पहला आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं आयोगों के कालक्रम को उनके व्यवस्था में आपको लगाना है। पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, नीति आयोग का गठन, राजमन्नार समिति की सिफारिश। तो सबसे बाद में क्या होगा, सबसे बाद में होगा नीति आयोग का गठन, क्योंकि नीति आयोग का गठन कब हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को ख़त्म करके समाप्त करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया है। वहीं पर अगर मैं राजमन्नार समिति की बात करूं तो राजमन्नार समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया है, वो 1969 में किया गया है। वहीं पर अगर मैं सरकारिया आयोग की बात करूं तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया है। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया है और नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया है। अब आप सीक्वेंस में लगाना चाहें तो सीक्वेंस में लगा सकते हैं। आपका कोड क्या होगा, 4, 2, 1 और 3। आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर वहीं पे मैं राजमन्नार समिति के बारे में बात करूं तो राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी और यह सामान्यतः केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा एवं उनके विकेंद्रीकरण पर बेस्ड था। अगर मैं सरकारिया आयोग की बात करूं जो 1983 में लाया गया या उसका गठन किया गया या केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध हैं उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की जाए। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। वहीं पुंछी आयोग न्यायमूर्ति MM पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इनका संबंध सामान्यतः सरकारिया आयोग के बाद केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर करने के लिए सुझाव एवं समीक्षा करना था। नीति आयोग का गठन मैंने आपको बता दिया है कि 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया और यह एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद की अवधारणा पर आधारित है, जो कि इसका पूर्ववर्ती संगठन था योजना आयोग। क्लियर। तो इन चारों को आप थोड़ा सा क्लियरली देख के चलेंगे। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न हमारा है केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संबंध है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक न्यायाधिकरण संबंध। अनुच्छेद 241 टू 255, आर्टिकल 256 टू 263, आर्टिकल 268 टू 293 और आर्टिकल 323 क्लॉज ए की बातें कर रहा है। अगर मैं विधायी शक्ति की बात करूं तो विधायी शक्ति का उल्लेख कहां पर किया गया है, आर्टिकल 243 टू 245 के बीच में किया गया है। इसलिए हमारा इसका पहला वाला सही हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं प्रशासनिक शक्तियों की बात करता हूं तो प्रशासनिक संबंध 256 टू 263 आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। मतलब हमारा जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा, वो हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे भारतीय संवैधानिक कानून में विकसित हुए हैं। मूल संरचना का सिद्धांत, कहने का सेंस ये है कि उन्हें सीक्वेंस में हमें लगाना है क्या? उन न्यायिक सिद्धांतों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बिल्कुल हमें क्रम में लगाना है। मूल संरचना का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत या उपचारात्मक याचिका, इनमें से हमें सीक्वेंस तौर पे लगाना है कि कब कैसे क्या क्या हुआ है। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं या आच्छादन सिद्धांत की बात करते हैं तो ये कब लाया गया है? तो ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक के आसपास का है। तो नंबर 1 तो हमारा ये हो जाएगा, और अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ 2 तो हमारा पहला वाला ही विकल्प सही होगा। अब एक एक को हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं आच्छादन के सिद्धांत की बात करूं तो सामान्यतः यह भारतीय संविधान के लागू होने के तुरंत बाद 1950 के दशक में विकसित हुआ था। इसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में भीकाजी नारायण बनाम राज्य की अगर मैं बात करूं केस 1955 में इसका उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले बने ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं वो पूरी तरह से शून्य होंगे बल्कि आच्छादित हो जाएंगे, ऐसा भी कहा गया। और ये भी बोला गया कि संविधान में आवश्यक संशोधन होने पर पुनः प्रभावी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे मूल संरचना का सिद्धांत, जिसे आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कब आया है? तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका आया है केशवानंद भारती वाद के बाद में, ये आया है 1973 में। क्लियर है? तो केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता है। वहीं पर अगर मैं उपचारात्मक याचिका की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस में ये डिसीजन दिया या अंतिम निर्णय दिया कि न्यायिक त्रुटि के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये कब आया है? ये आया है 2002 के आसपास आया है। ठीक है, 2002 के आसपास आया है और ये 1950 के दशक में आया है। इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 2, 1 और 3 होगा। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। क्लियर है? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन फिर भी बहुत आसान प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है? तो बिल्कुल सुन सकता है। क्लियर है? दूसरा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है? तो नहीं। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से या सुप्रीम कोर्ट के जज से या सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट आप सही है कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है, या फिर आर्टिकल 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? तो हमारा 1 और 3 कथन सही है, दूसरा वाला हमारा गलत है। अगले प्रश्नों पे, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्ति, इनमें से कौन सी शक्तियां हैं जो एक दूसरे को मैच करती हैं। अगर मैं कार्यकारी शक्ति की बात करूं तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो किसी की नियुक्ति करना ये उस व्यक्ति की कार्यकारी शक्ति होती है, चाहे राष्ट्रपति की हो या राज्यपाल की हो। राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधन करना, ये उस व्यक्ति का विधायी शक्ति माना जाता है, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। ठीक है? इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 176 में किया गया है। अगले, न्यायिक शक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से परामर्श करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्या कहलाता है?
ये उसकी न्यायिक शक्ति कहलाता है। विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना, ये उसका विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसलिए इसका स्टेटमेंट कौन सा सारे हैं, सारे के सारे एक दूसरे को मैच करते हैं, इसलिए हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। 8वें प्रश्नों पे, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में एक साधारण विधेयक पारित करने से पहले निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, विधानसभा द्वारा पेश किया गया विधेयक, राज्यपाल की स्वीकृति और विधानसभा को प्रेषित करना। ये हमसे पूछ रहे हैं कि कोई एक साधारण विधेयक है तो वह किस प्रकार पारित किया जाता है। तो सबसे पहले विधेयक को तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जब तक आप पेश नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए पहली प्रक्रिया क्या है कि विधेयक को पेश किया जाए। दूसरा फिर क्या है, जब आप उसे कर देंगे तो उसके बाद में फिर विधेयक को पारित किया जाएगा, तो ये आपकी दूसरी प्रक्रिया हो गई। और तीसरा ये हो सकता है कि किसी दूसरी जो आपकी सदन है उस दूसरे सदन को प्रेषित किया जाए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे तो उसे पारित करे, होल्ड करे, सुझाव के साथ वापस करे, उसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उपलब्ध हैं। और फिर राज्यपाल की स्वीकृति सबसे बाद में आवश्यक होती है। इसलिए हमारा कोड क्या बनेगा, 2, 1, 2, 1, 4 और 3, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट आपको गलत है। वो खुद से कभी भी भंग नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, तो बिल्कुल आरक्षित वह रख सकता है। क्लियर है। आगे, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प हमसे पूछ रहे हैं सत्य है, तो हमारा 2 और 3 सत्य होगा। क्लियर है। देखिए, राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकता। विधानसभा भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। आगे कह रहे हैं कि राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन या विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। जैसे केंद्र के कानूनों के साथ में अगर कभी कोई टकराहट होती है तो, या फिर कोई अगर राष्ट्रीय हित का मुद्दा है तो वो उसे आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के तहत ये अधिकार है कि अगर विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, और फिर बाद में मंत्रिमंडल की मंजूरी उस पर निर्भर करेगी। क्लियर। इसलिए हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आर्टिकल है, उनके प्रावधान है। आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 हमें पता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारा ए का चौथा हो जाएगा। क्लियर। ए का चौथा कहीं पर है तो यहाँ पर है, इसलिए हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। वहीं पर हम आर्टिकल 75(3) देख रहे हैं, तो आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद की संसद यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, तो ये हमारा हो जाएगा 75 का ए हो जाएगा। आर्टिकल 85 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 85 संसद के सत्र के बारे में कहा है, और 105 में आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मतों के मूल्य निम्नलिखित में से किस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। इसका अगर मैं बात करूं किस आर्टिकल में चुनाव का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 55 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में किया गया है। क्लियर है। जब भारत की जनसंख्या डिवाइड बाई निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाई 100, नहीं, ये गलत होगा। भारत की जनसंख्या डिवाइड बाई विधायकों की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी गलत है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का मूल्य डिवाइड बाई निर्वाचित सांसदों लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल संख्या, ये आपका सही है। क्लियर। तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्नों पे,
राष्ट्रपति के प्रावधान का उनसे संबंधित अनुच्छेदों से मिलान करना है, उनका प्रावधान है, उनके अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमें वैसे बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 से संबंधित है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 से संबंधित है। पदावधि की मैं बात करूं तो आर्टिकल 56 से रिलेटेड है, और चुनाव के लिए योग्यता आर्टिकल 58 से रिलेटेड है। तो आपका कोड बनेगा 2134 2134। तो क्या कहीं पर 2134 है? एग्जैक्टली आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 2134। प्रश्न संख्या 12, और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ए सही होगा। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिनर्वा मिल मामला 1980 के बाद मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच के संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की विधिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? क्लियर। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से श्रेष्ठ और निरपेक्ष हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ टकराते हैं और कोई संवैधानिक वैधता नहीं होती। प्रश्न संख्या 13, अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में कौन सा विकल्प हमारा सही है? 13 में सी सही है। क्यों? क्योंकि मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी हैं। साथ ही में न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत इन दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, अतः कोई भी एक पक्ष दूसरे पर पूर्णतः हावी नहीं हो सकता। ठीक है, अगले प्रश्नों पर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि टैगा बायोम में शंकुधारी सदाबहारी वन का प्रभुत्व है। टैगा क्षेत्रों में गर्म सर्दियां और भारी मानसून होते हैं। सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। क्यों पहला सही है? क्योंकि टैगा बायोम जिसे हम बोरियल वन भी कहते हैं, इसमें आपका स्पशु है, पाइन है, फर है, देवदार आदि जैसे शंकुधारी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि टैगा क्षेत्र में गर्म सर्दियां नहीं होती हैं, वहाँ की सर्दियां बहुत ठंड और लंबी होती हैं। इनके अलावा टैगा में भारी मानसूनी वर्षा भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे, जीवमंडल एक बहुत मोटी परत है जो पूरी पृथ्वी के कोर में फैली हुई है। इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के बीच अंतःक्रिया शामिल है। जीवमंडल में अधिकांश जीवन समुद्र तल से 200 मीटर से नीचे और समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 15 की, तो 15 में पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जैवमंडल की जब बायोस्फीयर की बात की जाती है तो बायोस्फीयर एक संकीर्ण और सतत के पास पे स्थित एक परत है जो पृथ्वी के कोर तक नहीं फैली हुई है। और सबसे खास बात है कि यह आमतौर पर समुद्र की गहराई से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक सीमित है, जहां जीवन संभव है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बायोस्फीयर में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल की अंतःक्रियाएं होती हैं, ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए आपका ये वाला विकल्प सही है। तीसरा विकल्प भी आपका सही है, क्योंकि जीवन सामान्यतः समुद्र तल से लगभग 200 मीटर नीचे और वायुमंडल से लगभग 6000 मीटर के आसपास या 6 किलोमीटर के ऊपर तक ही पाया जाता है। तो ये जो दो की सीमाएं हैं, इन दोनों सीमाओं में ही जीवन अनुकूलतम रूप से बना रहता है। इसलिए आपका सी वाला स्टेटमेंट सही है। हमसे सही पूछ रहे हैं तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। बायोम यूम उनसे संबंधित जो वनस्पतियां या जीव हैं, हमें उन्हें मैच करना है। सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान और रेगिस्तान। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। सवाना क्या है? एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें आग प्रतिरोधी झाड़ियाँ एवं ज़ेब्रा जैसे चरने वाले जानवर पाए जाते हैं। क्लियर? तो हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो आग प्रतिरोधी झाड़ियाँ और ज़ेब्रा, ए का चौथा। तो ए का चौथा
यहाँ पे मैच होगा और सिर्फ एक ही है, इसलिए हमारा ये विकल्प भी सही होगा। वहीं पर उष्णकटिबंधीय, अगर मैं वर्षा वन की बात करूँ तो अगर वर्षा वन है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है कि सदाबहार पेड़ पाए जाएंगे, इसलिए आपका बी का दूसरा वाला स्टेटमेंट ही होगा। तीसरा, घास के मैदान तो पाइनस और पेरी ये दोनों घास के मैदान हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सी का हमारा तीसरा हो जाएगा। और रेगिस्तान की मैं बात करूं तो कैक्टस ये हमारे ए हो जाएंगे, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्नों पे, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रैफिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता होती है। डीडीटी जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और इसीलिए शरीर में ये उत्सर्जित होते हैं, मतलब शरीर से ये उत्सर्जित हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन हमसे पूछ रहा है कि सही है? प्रश्न संख्या 17। अगर मैं प्रश्न संख्या 17 की बात करूं तो इसमें आपके पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रैफिक स्तरों पर जीवन में विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता पाई जाती है। तो ये वाला तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी जो आपका अभिकथन है वो सही है, लेकिन आपका जो कारण है वो गलत है, क्योंकि डीडीटी जैसे रसायन फैट में घुलनशील होते हैं, पानी में नहीं। क्लियर है? और दूसरी खास बात है कि ये शरीर की फैट में, मतलब शरीर में फैट की वजह से जमा होते हैं और आसानी से ये उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत है और पहला सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए हमारा सही और आर हमारा गलत होगा। अगले प्रश्नों पे, उष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं शिवालिक श्रेणियों में। क्लियर? कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणियों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल भारत के शिवालिक, खासी, नाग एवं मणिपुर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो सूखी एवं खड़ी ढलानों पर होते हैं। सबसे खास बात है या इनकी मुख्य विशेषता है कि ये चीड़ के वृक्ष के मुख्यतः जैसे होते हैं, मतलब चीड़ के जैसे वृक्षों के जैसे होते हैं, और इनमें अपेक्षाकृत ऊंचाई उच्च शुष्क वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब आपका सी वाला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 19, बैक्टीरिया और उनके कार्य। राइजोबियम, तो राइजोबियम का मेन कार्य क्या है कि फलियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरता को ये बनाए रखते हैं, इसलिए आपका सहजीवी नाइट्रोजन में स्थिरीकरण, इसलिए आपका ए का दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। नाइट्रोसोमोनास की मैं बात करूँ तो नाइट्रोसोमोनास क्या होती हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। नाइट्रोवैक्टर की मैं बात करूँ तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। और साथ ही में स्यूडोमोनास की मैं बात करूँ तो ये डिनाइट्रिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए आपका ए वाला विकल्प ही सही होगा। अगले प्रश्नों में, टुंड्रा बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्पाइन टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है, नहीं, अल्पाइन टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि आर्कटिक टुंड्रा ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे और वृक्ष रेखा से ऊपर स्थित है, तो ये आपका सही है, क्योंकि आर्कटिक टुंड्रा वृक्ष रेखा और अस्थायी बर्फ की टोपी के बीच में स्थित होते पाए जाते हैं, और यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ही सीमित होती हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में टुंड्रा में कीटों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि टुंड्रा में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, जैसे कि तापमान वहाँ पर कम होता है और गर्मियों के मौसम बहुत छोटे होते हैं, इसके कारण कीटों का जो जीवन चक्र है वो बहुत जल्दी से ही पूरा हो जाता है, बहुत तेज़ी से पूरा हो जाता है। खासकर इस मौसम में थोड़े समय के लिए ही अनुकूलता होती है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प भी सही है। आर्कटिक विलो एक टुंड्रा पौधा है जो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है, ये भी आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2, 3 और 4 ये आपके सही हैं। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। कौन सा प्रदूषक ब्लैक लंग रोग से जुड़ा हुआ है? प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा ब्लैक लंग रोग से जुड़ा है? सिलिका धूल, कोयले की धूल, एस्बेस्टस धूल या कपास की धूल? तो जो आपका ब्लैक लंग रोग है ये कोयले की धूल से संबंधित है। क्लियर है? कोयले की धूल से जनरली जो वहाँ मजदूर
या श्रमिक कार्य करते हैं उनके अंदर ब्लैक लंग रोग पाया जाता है, जो कि उनके फेफड़े को डैमेज करने का काम करते हैं और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, मतलब श्वसन की जो क्रिया है उसे ही विफल कर देते हैं ये। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों को उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से मिलाना है। प्रदूषक और प्रभाव: तंबाकू का धुआं, पारा, कपास की धूल और एस्बेस्टस, ये हमको मैचिंग करना है। तो तंबाकू का धूल है वो किसको इफेक्ट करता है? वो फेफड़े का कैंसर का प्रमुख कारण है, मतलब ए का हमारा तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, इसलिए हमारा ए वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे अगर मैं पारे की बात करूं तो पारा से मिनी मादा रोग होता है, ठीक है, जिसमें मरकरी विषाक्त के तौर पर पाई जाती है। कपास की धूल में, जिसे कपास फेफड़ा भी कहा जाता है, और ये श्वसन संबंधी डिजीज़ को इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा सी का दूसरा हो जाएगा। और एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस नामक एक डिजीज़ होता है, उसको वो इफेक्ट करता है, तो ये भी फेफड़े को ही इफेक्ट करता है, मतलब एस्बेस्टिस नामक जो डिजीज़ है ये हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NAMP गैर प्राप्त शहरों की पहचान करने में मदद के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन का आकलन करता है। अगला, इसका प्रबंधन सीधे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? प्रश्न संख्या 23, तो 23 का हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा गलत, हमारा कथन गलत है, क्योंकि NAMP का संचालन सीधे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नहीं होता, बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो तीसरा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। क्लियर? संशोधित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड NAAQS 2019 के प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन को शामिल किया गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका शामिल है, और आपका क्या शामिल है? और आपके ओजोन शामिल है। क्या नहीं शामिल है? तो एक आपका मीथेन नहीं शामिल है और एक नाइट्रस ऑक्साइड नहीं शामिल है। सो आपका पहला वाला कूट सही होगा। अगले प्रश्नों पे, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ एवं गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करता है। सह उत्पाद के एक ही ईंधन स्रोत से ऊर्जा के केवल एक रूप का उत्पादन करना शामिल है। ऐसा स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 25। तो मेरे दोस्त, आपका तीसरा कथन भी गलत होगा और आपका पहला कथन भी गलत होगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। बायोमास ऊर्जा नवीकरणीय ज़रूर है, लेकिन यह पूर्णतः स्वच्छ नहीं है, क्योंकि इसके उपयोग से इंडोर प्रदूषण होता है, तो ये आपका पूरी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी के भीतर मौजूद मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी प्राप्त की जाती है, इसलिए आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। केवल और केवल आपके 2 सही होंगे और बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित समुद्री CO2 निष्कासन तकनीकों का उनके विवरण से मिलान करना है। कृत्रिम अबेलियन, समुद्री शैवालों की खेती और महासागर ये प्रदूषण, हमको ये मिलाना है कि इनमें से कौन किसको मैच कर रहा है सही तरीके से। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अगर मैं कृत्रिम अपलेविंग की बात करूं तो पोषक तत्वों से भरपूर पानी की सतह पर लाना है, इसलिए हमारा ए का तीसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा, समुद्री शैवाल को खेती में के लिए अगर बात किया जाए तो समुद्री शैवाल की खेती के माध्यम से कार्बन समृद्ध जैव मास उत्पन्न होता है, इसलिए आपका दूसरे का पहला हो जाएगा। फिर बच क्या रहा है? तीसरा, तो तीसरे का दूसरा हो जाएगा। कोड क्या बनेगा? 3, 1, 2, इसलिए आपका कोड 1 सही होगा। क्लियर?
अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औसत वार्षिक शुद्ध वन लाभ 2010 से 2020 के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। UNFF19 में भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, तकनीकी हस्तक्षेप पर नहीं। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 27। तो इसमें कथन केवल एक सत्य है, दूसरा कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ही नहीं बल्कि तकनीकी हस्तक्षेप पर भी बल दिया है। इसमें वन अग्नि की निगरानी एवं अग्नि के बाद बहाली हेतु रिमोट सेंसिंग, जियो पोर्टल आदि जैसे उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी किया गया है, जिससे कि इसके क्रियान्वयन को और बेहतर किया जा सके। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही है? कथन का सेंस ये है कि इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। वर्ष और महत्वपूर्ण घटना। 1995 में भारत ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग करना बंद कर दिया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। 2000 ओजोन छिद्र पूरी तरह से बंद हो गया। 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर पहली बार अपनाया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक घटना सही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बी वाली घटना ही सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1995 में भारत ने विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर मनाया जाता है, न कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों को पूरी तरह बंद करने के लिए। क्लियर है? तो ये वाला आपका गलत है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ओजोन छिद्र को पूरी तरह बंद होने के लिए, तो जो 2000 में ओजोन छिद्र के सबसे बड़े आकार के लिए जाना जाता है, यह बंद नहीं हुआ था। वहीं पे 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली में समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारा HCF है, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर? तो यह पहली बार ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पर यह घटना नहीं हुई थी, या इस प्रोटोकॉल की यह पहली बार अपनाई जाने वाली एक घटना नहीं है। इसलिए हमारा केवल और केवल दूसरा वाला विकल्प सही होगा। 2025 में नए जोड़े के रामसर को उनसे संबंधित स्थलों पर मिलाना है। उधवा झील, थिरुथंगन, सरकीकोटई और खेचुपल्ली। तो खेचुपल्ली की बात करूँ तो खेचुपल्ली कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। डी का तीसरा और डी का तीसरा। प्रश्न संख्या हम 29 पर हैं। वहीं पर अगर मैं उधवा झील की बात करूँ तो उधवा झील कहाँ पर है? ये झारखंड में है। क्लियर है? ये झारखंड में है। थिरुथंगल तमिलनाडु में है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सनईकोटा ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। क्लियर हुआ? तो ये चार के चारों स्टेटमेंट आपके मतलब विकल्प के तौर पर मिलेंगे। ए का दूसरा, बी का पहला। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा ए वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? अगले प्रश्नों पे ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि कथन एक और कारण आर है। ठीक है। मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है प्रश्न संख्या 30 में। तो प्रश्न संख्या 30 के दोनों विकल्प तो सही हैं। क्यों? क्योंकि जो मुगलानी बेगम हैं वो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार रही हैं। क्लियर है? दूसरा, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ है भारत पर, तो जो 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता है वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। लेकिन दूसरा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा कौन सा कथन सही होगा? हमारा बी वाला कथन सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। अगर मैं ईरानी दल की बात करूं तो ईरानी दल का नेता कौन था? जुल्फ़िकार खान। तो ईरानी दल का नेता जुल्फ़िकार खान है। वहीं पर तुरानी दल का नेता कौन था? तो तुरानी दल का नेता चिनकलिच खान सरदार थे। तो चिनकलिच सरदार हो जाएंगे। हिंदुस्तानी दल का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसके नेतृत्वकर्ता सैयद बंधु थे, जहाँ पे हम अब्दुल्ला और हुसैन अली को देखते हैं। वहीं पर सुन्नी मत की मैं बात करूँ तो सुन्नी मत का संबंध तुरानी और अफगान से है। मतलब इसका जो विकल्प होगा वो 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। क्लियर है?
अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल, अवध, रोहिलखंड और हैदराबाद। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान के टाइम पे आप देखेंगे कब हुआ है, 1713 में हुआ है। वहीं पर अगर मैं अवध की बात करूं तो शहादत खान ने इसकी स्थापना किया था, 1793 के आसपास इसका किया गया है स्थापना। वहीं पर अगर मैं रोहिलखंड की बात करूं तो रोहिलखंड बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में 1714 में हुआ है। वहीं पर अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो चिंगलिज खान के द्वारा 1724 में इसकी स्थापना किया गया है। सीक्वेंस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 4 और 3, आई मीन हमारा सी वाला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था? चमकौर का युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध या सरहिंद का युद्ध? प्रश्न संख्या 33। अगर मैं प्रश्न संख्या 33 की बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र हैं जोरावर और फतेह सिंह, इन दोनों को आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में बंदी बनाया गया था। बंदी बनाने के बाद में उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूरत की संधि 1775 में राघोवा और मुंबई सरकार के मध्य में हुई थी। क्लियर है ये? तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा? तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। पुरंदर की संधि 1776 में वॉरेन हेस्टिंग और पूना सरकार के मध्य में हुई थी। तो ये भी आपका कथन सही है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे जो पुरंदर की संधि है वो मोर और लेस देन हमें यहाँ देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बड़गांव की संधि 1782 में अंग्रेजों मराठों के मध्य हुई थी, तो नहीं। वहीं पर बड़गांव की संधि कब हुई है? तो ये 1779 में हुई है, ना कि 1782 में हुई है। ये कब हुई है? ये 1779 में हुई है। इसलिए आपका ये वाला विकल्प गलत होगा। कौन सा आपका सही कथन है? तो आपके 1 और 2 कथन सही होंगे, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 34। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक रूप से सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? पार्सिमल स्फेयर ने, रजनी पामदत्त ने, कार्ल मार्क्स या एम के पडिक्कर ने? प्रश्न संख्या 35 है। तो अगर मैं 35 की बात करूं, सीक्वेंस में हमसे कह रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा, तो कार्ल मार्क्स इसके राइट और विकल्प के तौर पर सही होंगे। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विकास के चरण को स्पष्ट किया था, जिन्होंने वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण के तौर पर डिफाइन किया। इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही होगा। भू राजस्व से संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीनी समिति 1778 भू राजस्व प्रणाली तथा आकाल से संबंधित था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। फ्लाउट समिति 1940 में बटाईदारों को 1/3 उपज देने की अनुशंसा पे किया गया था, तो आपका ये विकल्प गलत है। वहीं पर अगर मैं नेमियार समिति 1936 के संबंध में केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों से था, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। क्लियर? अगले प्रश्नों पे हमें मिलाना है पुस्तक और उनके लेखक कौन रहे। अ हिस्ट्री ऑफ द स्पाई वॉर इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है JW के का है। ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद, इसके लेखक कौन है? सैयद अहमद खां हैं। पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स हैं। और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, TR होम्स हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसके सभी के सभी स्टेटमेंट सही सुमेलित हैं। क्लियर? राजा राम मोहन राय को किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा के विरोध करने के लिए जाना जाता है? मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट या तुफात उल मुहिद्दीन? प्रश्न संख्या 38 और 38 का कौन सा हो जाएगा? संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका है संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में लिखी जाती थी या बांग्ला में लिखी गई है।
और संवाद कौमुदी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में लिखी जाती थी और यह राजा राम मोहन राय ने इसका प्रयोग किया था सामाजिक कुरीतियों के विरोध में। सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो संवाद कौमुदी के ही माध्यम से किया गया था, या उस पत्रिका के विरोध में जब इसका मेंशन किया गया तो इसे समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 39, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान लागू होना, संविधान का अंगीकरण। हमसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आपको मैचिंग करना है। तो संविधान का जो अंगीकरण हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना में ये लिखा हुआ 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका ये सही हो जाएगा। क्लियर है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुआ है? संविधान सभा की पहली बैठक 3 दिसंबर 1946 को हुआ है। ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि ये 3 दिसंबर 1946 नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है वो हुआ है 13 दिसंबर 1946 को हुआ है, ना कि 3। तो ये थोड़ा सा एरर होगा अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज। ठीक है, तो आपका ए का पहला, तो ओवरऑल आपका ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, विकल्प सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान का लागू होना, ये ओवरऑल आपका 1, 2, 3 और 4 होगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। हौज विद्रोह बिहार, खैरवार आंदोलन झारखंड, खोंड विद्रोह उड़ीसा, कूका आंदोलन पश्चिम बंगाल। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? हौज विद्रोह क्या ये बिहार से था? तो जी हाँ, हौज विद्रोह बिहार से था। क्लियर है। खैरवार आंदोलन ये कहाँ से है? झारखंड से है। खोंड उड़ीसा से और कूका आंदोलन पश्चिम बंगाल का है। इसके 4 के चारों सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 40। 41 पे हम बात करते हैं सैडलर आयोग, हंटर आयोग, राधाकृष्ण आयोग और कोठारी आयोग। अगर मैं सैडलर आयोग की बात करूं तो सैडलर आयोग कब आया है? 1717 से 1719। हंटर आयोग कब आया है? 1882 के आसपास आया है। राधाकृष्णन आयोग की मैं बात करूं तो 1948 टू 1949 के आसपास है। कोठारी आयोग 1964 टू 1966 है। तो आपका ए का दूसरा और दूसरे का पहला, ए का दूसरा दूसरे का पहला, 3 और 4 ये आपके सही सुमेलित हैं। 41 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों के कालक्रम में को व्यवस्थित करना है। गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ और दक्षिण भारत का विजय। वहीं पर अगर मैं आपको बात करूं कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके सही है, उनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो गुजरात अभियान कब हुआ है? 1299 में गुजरात अभियान हुआ है। रणथंभौर पर अभियान 1301 में हुआ है। चित्तौड़गढ़ पर विजय 1303 में हुआ है। और दक्षिण भारत का अभियान वह 1306 से लेकर के 1311 के बीच में किया है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प इसका सही होगा? 1, 2, 3 और 4 वाले कूट आपके सही हो जाएंगे। मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा है। यह कथन निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो यह फिरोज शाह तुगलक FST से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। आर्वेडु वंश, सुलभ वंश, संगम वंश और तुलुब वंश। अगर मैं संगम वंश की बात करूँ तो संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। ये कब किया है? तो 1936, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 1936 नहीं है, 1336 है। मैं सोच रहा हूँ कि 1936 कहाँ से आ गया। तो ये कौन सा है? 1336 क्या है? वहीं पर मैं सुलभ वंश की बात करूँ तो नरसिंह सुलभ ने किया था 1448 में। तो सुलभ वंश 1448 में, सॉरी 1448 नहीं है, ये 1480 के दशक में है। मैं 1480 प्लस लिख दे रहा हूँ। ये इसी के आसपास का है सुलभ वंश। क्लियर है। तो वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ सुलभ वंश की, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो एक तो हमारा 3 हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हमारा सुलभ हो जाएंगे। अब हमारा है आर्वेडो। वहीं पर अगर मैं आर्वेडो की बात करूं कि आर्वेडो कब हुआ, कब इसकी स्थापना किया गया, तो आर्वेडो की स्थापना किया है राम राय ने 1570 के आसपास में। कब किया है? 1570 के आसपास में। वहीं पर अगर मैं तुलुब की बात करूं तो वीर नरसिंह ने किया है 1505 के आसपास। ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 44 का पहले नंबर पे 3, 2, 4 और 1, इसलिए आपका बी वाला कथन सही होगा। प्रश्न संख्या 45। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था
और इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे मित्र, इसके दोनों कथन सही हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि भी था और जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हरिसेन ने किया है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही होगा। 46 पे उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब लागू हुआ है? तो ये 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1952। आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है और ना ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। क्लियर है? उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है महान्यायवादी के बारे में, ये हमसे पूछ रहे हैं। प्रश्न संख्या 48। तो 48 की अगर मैं बात करूं तो इसका कथन एक और कारण दोनों सही हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है वो ना तो भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही वो से सरकारी कर्मियों की श्रेणी में वो आता है। बस हाँ ये है कि वह निजी विधि प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि उसे एक संसद की भांति सभी प्रकार के भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह सदन की दोनों सदनों की बैठक में भाग भी लेता है और साथ ही में दोनों सदनों में बोल भी सकता है, लेकिन दोनों सदनों में कभी भी वह मतदान नहीं करेगा। और सबसे खास बात है कि अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार है, मतलब ज्वाइंट सेशन में बैठ सकता है लेकिन कभी भी वो वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि वह संसद का एक सदस्य नहीं है और संसद में सदस्य ही सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन वह व्याख्या नहीं करते हैं। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे ये कहा जा रहा है। प्राक्कलन समिति लोकसभा में कुल इसके 30 सदस्य होते हैं, तो ठीक है। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, नहीं, ये गलत है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो ये बिल्कुल सही है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसलिए कौन सा कथन आपका गलत है? तो बी वाला कथन आपका गलत है। प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है और इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। इसलिए अन्य जो कथन हैं वो ठीक हैं, बाकी आपका बी वाला कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 49। IUCN की रेड डेटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है और उसका संरक्षण आवश्यक है। सही है। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, तो डाला है, लेकिन क्या RA की सही व्याख्या करता है? तो नहीं, RA की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 50। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का कौन सा अवरोही क्रम है, हमें ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम की मैं बात करूं तो हमारा नलकूप है, फिर नहर है, नलकूप है, फिर नहर है, फिर तालाब, कुएं और अन्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? नलकूप के माध्यम से ही होती है। तो प्रश्न संख्या 50 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 50 के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कहीं सेशन लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से चलने की कोशिश भी नहीं किया हूँ। ये भी नहीं है कि मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको डेटा डिलीवर किया है। इस सेशन में सिर्फ हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और अगले सेशन में हमारी कोशिश होगी कि उन 100 प्रश्नों को हम कवर करके पहले टेस्ट को द एंड कर लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक टेस्ट में एक ही पूरा कंटेंट को ख़त्म कर लें, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें, भले ही 2-2.5 घंटा 3 घंटा का वीडियो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं पूरे सेशन को या पूरे PDF को एक सेशन में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।